हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। होपफुली सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत बेहतरीन चल रही होंगी। क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी? तो इस बार आपका सीटेट इजीली क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले यानी आज हमारी क्लास रहने वाली क्लास नंबर 14 है, जहां पे हम सीडीपी का मॉक टेस्ट लेके आए हैं और बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब जितने भी आपने वीडियो देखे होंगे सभी वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया है। अगर आपने उन वीडियोस को देखा होगा तो काफी ज्यादा मात्रा में आपको सपोर्ट मिल गया होगा। मतलब मैंने जितने भी वीडियो आज तक दिए हुए हैं सभी में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो सीटेट में बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब 100 टाइम रिपीट हो रहे हैं। हम उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके लिए होपफुली क्लास बहुत अच्छी लगेगी। देखो मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, मैं हर वीडियो में यही बात बोलता हूं कि जब तक आप खुद से एनालिसिस नहीं करेंगे, थोड़ा पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक चीजें बेटर नहीं हो सकती। चलिए आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आपके लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त रहने वाला, सॉरी। ठीक है, अगर आप पहली बार आए तो प्लीज लाइक से कर देना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। वैसे मैं डेली पर डेली आपके लिए एक वीडियो ला रहा हूँ, डेली पर डेली मैं मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूँ। देखो ये हमारी जो प्लेलिस्ट है ये नई प्लेलिस्ट है। इससे पहले वाली प्लेलिस्ट में हमने क्या किया है, सारे टॉपिक्स को मतलब टॉपिक वाइज खत्म किया है, लेकिन इस पूरी प्लेलिस्ट में हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, बढ़िया तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाए और इसी तरीके से आप सीटेट को पास कर सको। ये बात मैं कहना चाहूंगा। चलिए देखो, हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। ओवरऑल आज को 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन को इस वे में समझेंगे कि जैसे उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सको वहां पे, है ना। चलिए सारे क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जवाब देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। हो सके तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको कहां पे दिक्कत रहेगी, ताकि मैं आपके कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में प्लान कर सकूं 110%, है ना। चलिए देखो, पढ़ना तभी अच्छे से हो पाएगा जब आप थोड़ा सीरियस होंगे पढ़ाई को लेकर, है ना। मजे मजे में पढ़ते रहो। सीडीपी हम डिस्कस कर रहे हैं, बाल विकास को पढ़ रहे हैं, ये अपने आप में मजेदार होता है ना। जहां पे बच्चा आपको एक्टिव दिख जाए आप उस ऑप्शन के साथ जाओ, 99.9% क्वेश्चन जो है सही होगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि बाल विकास में संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य होता है। यहाँ पे क्या बात बोली, सेंसिटिव पीरियड से बात की जा रही है। यानी संवेदनशील अवधि कौन सी होती है बच्चे की, जहां पे बच्चे क्रिएटिव सीखते हैं, अच्छे तरीके से सीखते हैं, उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। देखो ऑप्शन नंबर 1 में मैं देखो पहले बता चुका हूं, जहां पे ओनली आ जाए आप पहले काट दो, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है केवल संज्ञान एवं अधिगम में तीव्र प्रगति से संबंधित, यानी जब संवेदनशील की बात करी जाएगी तो वो केवल आपके संज्ञान में ही सहायता करेगा, हर चीज को सीखने के लिए मदद करेगा आपकी, है। जब आपके संवेदनशील अवधि चलती है, जैसे मान लीजिए शुरू के 2 से 6 वर्ष के बीच में क्या होता है कि बच्चा क्रिटिकल अच्छे से सीखता है, उसका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होता है, तो वही बातें यहाँ पे बोली जा रही कि संवेदनशील अवधि में क्या होता है। तो आपको पता है कि इस अवधि में क्या होगा। देखो केवल की बात आई तो काट दीजिए आप। विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए सर्वोत्तम अवधि है वह अवधि जिसमें केवल, देखो केवल आ गया फिर काट दीजिएगा, वह अवधि जब शारीरिक विकास अपने चरम पर होता है। ऐसी कोई मतलब कि संवेदनशील में ही शारीरिक विकास चरम पे पहुंच जाएगा, है, ऐसा तो हो नहीं सकता। देखो हमारे पास एक ही बटन लिखा हुआ है कि विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए सर्वोत्तम अवधि है, यानी विशिष्ट क्षमताओं यानी स्पेसिफिक नॉलेज को गेन करने के लिए बहुत अच्छी ये स्टेज है। कौन सी? संवेदनशील की बात करिए, जहां पे बच्चा जो है विभिन्न प्रकार की चीजों को सीखता है और उसका विभिन्न प्रकार से डेवलपमेंट होता है, यानी विकास की प्रक्रियाएं चलती हैं। और आपको पता है कि जितनी भी प्रक्रियाएं हैं सब आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, है ना। सीखना, अब आपका संज्ञान, आपकी मेंटल एबिलिटी, आपके सोचने समझने की शक्ति, या जैसे आप बोलते हो, जैसे आपके विचार हैं, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। कैसे होता है? इंटरकनेक्टेड होता है। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि संवेदनशील में क्या होता है कि विशिष्ट क्षमताओं को गेन करने की ताकत देनी क्षमता होती है। आपको पता है कि एलएडी के बारे में, कि जो चॉम्स्की हैं जिन्होंने बताया हुआ है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में, भाषा अधिग्रहण यंत्र के बारे में, कि बच्चे के अंदर शुरुआत में ये क्षमता के साथ बच्चा पैदा होता है। मतलब आप उसको स्कूल भेजें या ना भेजें, लेकिन अगर आपने उस बच्चे को इन्वायरमेंट दे दिया है तो बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है। किसी भी इन्वायरमेंट में अगर बच्चे को आप डाल दीजिएगा। क्लियर थी बात? होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे और समझेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि विकास के सेफेलोकैंडल सिद्धांत में कहा गया है, क्या कहा गया है कि विकास की प्रक्रिया कैसे होती है इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग। जब देखो चाहे तो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करी जाए, चाहे तो सेफेलोकैंडल की बात करी जाए, ये वैगोस्की से रिलेटेड है। किससे? इसके बारे में वैगोस्की ने बताया हुआ है। किसने बताया हुआ है? वैगोस्की ने बताया हुआ है। किसने बताया हुआ है? वैगोस्की ने बताया हुआ है। और वैगोत्स्की की बात करें तो ये एक रचनाकार है। कैसे रचनाकार है? जिनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। उन्होंने जड़बीटी के बारे में और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तो बताया हुआ है उन्होंने, और उन्होंने इससे पहले कार्डन के बारे में बताया हुआ कि विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है, यानी पहले आप अपना सिर संभालना सीखोगे, फिर हाथ पैर संभालना सीखोगे। इसके बारे में वैगोत्स्की ने बताया हुआ। किसने बताया हुआ है? वैगोत्स्की ने बताया हुआ है। तो यहाँ पे समझ जाइए कि कौन सा आंसर होगा। क्लिक करिए फटाक से।
चलो देखो, सेफेलोकार्डियन की बात करिए तो हमने बोला कि विकास सिर से पैर की ओर है, विकास केंद्र से सीमाओं की ओर होता है, ये बात यहाँ पे नहीं करी गई। विकास पैर से सिर की ओर नहीं, विकास सीमाओं से केंद्र की ओर नहीं, विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है, यही हमारा सेफेलोकार्डियन है। क्या है? सेफेलोकार्डियल है। देखो जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि होता क्या है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन इजी लगते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम सेंटर पे जाते हैं या पढ़ते हैं घर में बैठ के तो लगता है यार ये तो हम कर लेंगे, लेकिन ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, भरपूर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेटर तरीके से आप सीख पाओगे, और जब भी ये आएगा समझ जाओगे हाँ ये पढ़ा हुआ है। मतलब होता है कि ऑप्शनल में हमें समझ में आ जाता है कि ये मैंने पढ़ा हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखो लिखा हुआ है कि विचार किस काल में अमूर्त एवं आदर्शवादी हो जाता है। यानी जब आप अच्छे तरीके से नैतिक विकास का सिद्धांत, मतलब आप अच्छे तरीके से बात करने लगते हो, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करने लगते हो और अपने सेंटेंसेस को क्लियरली बोलते हो, अमूर्त एवं आदर्शवादी हो जाता है। यानी आपका थॉट जो होता है, आप कब मैच्योरिटी से बातें करते हैं, किस कब यानी अच्छे से बात करना सीख जाते हैं, अगर सही से बोला जाए तो। शैशव अवस्था, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में कभी आप ऐसा बोल पाओगे अच्छे तरीके से हैं? कभी आप उस सारी चीजों के बारे में नॉलेज हो पाएगा कि क्या गलत है क्या सही है, कब आप फर्क कर पाओगे? तो ना तो मध्य वाली अवस्था है, ना ही पूर्व वाली अवस्था और ना ही शैशव अवस्था। देखो इनमें आप सही तरीके से ढंग से आपको नहीं पता होता है कि क्या गलत है और क्या सही है ना। एक ही स्टेज है, किशोरावस्था की उम्र है, एडोलेसेंस की है, जहां पे बच्चा आदर्शवादी हो जाता है और अमूर्त चिंतन आ जाता है, बच्चे के अंदर क्रिएटिव हो जाता है, थोड़ा सोचने लगता है कि क्या गलत है क्या सही है, सोचने समझने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। और ये 12 से 18 वर्ष की स्टेज है, 12 से 18 वर्ष की स्टेज है। क्लियर इतनी बात? अगर WHO के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 10 से 19 साल की स्टेज है WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। और वैसे ये 12 से 18 वर्ष की स्टेज है जहां पे बच्चे के अंदर अमूर्त चिंतन आ जाता है, आदर्शवादी बच्चा हो जाता है। क्लियर? वो फुली ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखो हो सके तो यार स्क्रीनशॉट मारते रहना, नहीं अगर आप नोट्स बना रहे हो, क्योंकि होता क्या है जब हम एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो उस टाइम पे अगर हम रिवाइज करके जाएं तो हमारी मतलब स्कोर अच्छा खासा आता है। अगर आप रिवाइज करके जाते हो, करंट टाइम पे कितना पढ़ा हुआ है वो भी मायने करता है यार मेरे, थोड़ा बहुत है ना। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप मात्र रिवाइज करके जा रहे हो तो थोड़ी ना इतना अच्छा हो गया है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है और उस टाइम पे आप थोड़ा रिवाइज भी कर दोगे तब भी बहुत अच्छा खासा स्कोर आएगा। और आपको पता है सीटेट एक ऐसा नॉर्मल सा एग्जाम है जहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, केवल आपको जस्ट 82 मार्क्स लाने पड़ते हैं अगर आप ओबीसी से हैं। चलिए जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि प्याजे की बात आई, किसकी बात है यहाँ पे? प्याजे के अनुसार। अब देखो प्याजे की बात करी जाए तो इन्होंने बोला है, ये क्या है, ये भी एक रचनाकार है। क्या है? रचनाकार है, जिन्होंने बच्चे को कहा है कि नन्हा साइंटिस्ट होता है बच्चा। क्या होता है? बच्चा जो होता है वो नन्हा साइंटिस्ट होता है और वो खुद से अन्वेषण करता है, बहुत क्रिएटिव होता है, ये बात बोली गई। चलो अब लिखा हो कि प्याजे के सिद्धांत में एक दृढ़ता से परस्पर जुड़े संज्ञानात्मक प्रणाली बनाने के लिए स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें अन्य स्कीमा के साथ जोड़ना कहा जाता है। यानी आपके पास पहले से कोई इंफॉर्मेशन है, उसमें आपने क्या किया है, पुनर्व्यवस्थित, थोड़ा सा उसमें कुछ चेंज किया है ना। यानी आपके पास पहले से कोई इंफॉर्मेशन थी, उसमें आपने कुछ चेंज किया हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? या क्या बोलेंगे? आत्मसातकरण बोलेंगे, समायोजन बोलेंगे, संगठन बोलेंगे, परिपक्वता बोलेंगे? क्या होगा इसका आंसर बताइए कमेंट में, फटाक से कमेंट कर। देखो जब भी आप पहले से जो फीड आपके पास स्कीमा होता है उसमें कुछ पुनर्व्यवस्थित चीजें, जब आप उसमें कुछ सुधार करते हो तो उसको बोलते हैं संगठन। क्या बोलते हैं? संगठन। यानी आपके पास कोई फिक्स इंफॉर्मेशन थी जिसमें आपने कुछ ऐड किया है, स्कीमा के साथ कुछ जोड़ा है ना, तो उसको बोलते हैं संगठन। क्या बोलते हैं? संगठन। थर्ड आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे और समझेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। चलो पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 5 को। देखो बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, इतने तो आप क्रिएटिव हो ऑलरेडी पहले से ही, आप टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर आप कर चुके हो, तो इतनी बुद्धि तो आई जाती है 25 साल में, है 22-23 साल में इतनी बुद्धि तो आई जाती है मेरे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि सामाजिक रचनावादी सिद्धांतकार बच्चे को इस प्रकार मानते हैं। मतलब जो सामाजिक रचनावादी जैसे प्याजे हैं, वैगोस्की हैं, ये बच्चे को क्या मानते हैं कि बच्चे खाली पैदा होते हैं जन्म के समय, उसके साथ उनके अंदर कोई क्षमता नहीं होती, कुछ नहीं होता, वो खाली प्लेट के जैसे होते हैं। क्या ऐसी बात कभी बोली वैगोस्की ने? यानी इन्होंने बोला कि जो सामाजिक रचनावादी हुए हैं, चाहे प्याजे की बात करी जाए और चाहे हमारे वैगोस्की की बात करी जाए, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में बताया हुआ है, और वैगोस्की के बारे में आप सभी को पता है कि वैगोस्की की जब भी हम बात करेंगे, किसकी? वैगोस्की की जब भी हम बात करेंगे तो आपको पता है कि इन्होंने समाज को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, और प्याजे की बात करिए तो इन्होंने हेरिडिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दिए हुए है। क्लियर इतनी बात? अब देखो, अब आपको पता है कि डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो होती है
वो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के गुणनफल के बराबर होती है। यानी दोनों को आप इंपॉर्टेंस दीजिए। ऐसा नहीं कि बच्चे को माता पिता अच्छे हैं, वो माइंडेड है तो बच्चा भी माइंडेड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला है तो बच्चा पूरी तरीके से उसका विकास नहीं हो पाएगा। यानी कुल मिला के दोनों को इंपॉर्टेंस देनी है कि उसका परिवेश कैसा रहा हो और कैसे उसके माँ बाप हैं, कैसे उनको जेनेटिक जो भी चीजें मिली हैं उनको। चलिए अब देखो, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा होगा कि खाली प्लेट, यानी बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो खाली प्लेट के जैसे होते हैं, उनके अंदर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, या एक्सपीरियंस ना होकर उनके पास कोई क्षमता नहीं होती। ऐसी बात है? ऐसी होती तो चॉम्स्की क्यों बोलते हैं कि बच्चे के अंदर एलएडी होता है लैंग्वेज अधिग्रहण यंत्र होता है? ऐसी बात क्यों होती है? ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ये निष्क्रिय क्यों होंगे? जहां पे निष्क्रिय काट दो, एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए ना भाई। हम सीडीपी पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब कि बच्चे को एक्टिव एक्टिव तो रखो, सक्रिय तो रखो, निष्क्रिय क्यों रखो? बच्चे सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। मतलब अगर आप उनको कुछ सिखा रहे हो तो वो अच्छे से सीखेंगे। ऐसी बात थोड़ी है कि वो सीख ही नहीं पाएंगे, उनके अंदर कोई क्षमता नहीं होती, ऐसी बात आप नहीं बोल सकते। बच्चे सीखने के लिए क्रिएटिव होते हैं, बच्चे अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं उनको आप आपस में बिठाइए, पढ़ाइए, साथ में उनके अकॉर्डिंग चलिए, संवेदनशील बनिए बच्चे के अकॉर्डिंग आजकल की जनरेशन में, कि बच्चे का आकलन करिए और उनके अकॉर्डिंग पढ़ाने की कोशिश करिए, बच्चा अच्छे से समझेगा। क्लियर? चलिए ये तो नहीं हो सकता। लघु वयस्क की कोई बात नहीं, और ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय जीव, बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय निर्माता होते हैं ज्ञान के बारे में। कैसे? वो आप पढ़ाइए तो वो पढ़ने के लिए एक्टिव होंगे। ज्ञान के मतलब आप जो है अपनी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अपने टीचिंग प्लान्स को बदलिए कि जिस तरीके से बच्चे को समझ में आता है आप वैसे पढ़ाओ यार मेरे हैं। आप तो कह रहे हो कि यार मैं तो ऐसे टीचर हूं, मैं तो ऐसे पढ़ाता हूं, तो कैसे हो पाएगा? है मतलब आप पहले जांच तो करिए कि बच्चा सीख कहां तक रहा है, कहां तक वो सीख चुका है, उसका आकलन करिए पहले, है ना? उसके बाद में पढ़ाइए। आपको सेपरेट नहीं करना कि बच्चा क्लास में माइंडेड है तो उसको आप प्यार मोहब्बत करोगे, अच्छे से बोलोगे उससे, और जो किसी काम लायक नहीं है उससे तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। है ऐसी बातें नहीं करनी भाई मेरे, ठीक है? तो आपको अपने विभिन्न प्रकार के टीचिंग उपागम का यूज करना चाहिए, और जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको भी सिखाना चाहिए। समझ पा रहे होंगे मेरी बात होपफुली। चलिए तो हमारे पास थर्ड आंसर इज द राइट आंसर, कि बच्चे जो होते हैं ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखो पढ़िएगा, फटाक से जवाब देने की कोशिश जरूर कीजिए मेरे यार, कि क्या यहाँ पे बात बोली जा रही है। देखो अब जब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, लिखा हुआ है छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और मचान प्रदान करना इसके उदाहरण है। देखो अब यहाँ पे क्या बात बोली, फटाक से आप कमेंट करिए, नहीं पता तो मैं समझा रहा हूं अभी। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, बहुत गर्मी है यार मेरे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि छात्रों के बीच संवाद, यानी यहां पे इस क्वेश्चन में क्या बात बोली गई है कि अगर आप छात्रों के बीच में कोलैबोरेटिव सहयोगात्मक अधिगम करा रहे हो, मतलब आपने क्या किया है, एक क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को एक साथ बिठाया हुआ है और आपस में उनका आकलन करा रहे हो, आपस में क्वेश्चनिंग करा रहे हो, ताकि बच्चा अपने आप को जज तो कर सके, अपने आप को जांच सके कि हम कितना पानी में है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ऐसे को इसको प्रोत्साहित करना चाहिए और मचान प्रदान करना चाहिए। मचान का मतलब है कि अगर आप बच्चे को कहीं पे मदद कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब है आपने बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट दिया, मतलब आपने कोई बच्चे को कॉन्सेप्ट दिया है और बच्चा कहीं पे अटक रहा है, तो आपने क्या किया, थोड़ा सी उसकी मदद कर दी, थोड़ा सा आपने उसका सपोर्ट कर दिया, जिसकी वजह से बच्चा अपने कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर पा रहा है। तो इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग, मचान बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं, है ना? अगर आप किसी बच्चे को कहीं पे अटक रहा है, उसको आप थोड़ा सपोर्ट दे रहे हो, है ना? तो उसी को मचान बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं। तो इतनी बात हो गई। इसे किसके उदाहरण है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, प्रतिक्रियाओं का अनुबंध को, प्रतिक्रियाओं अनुबंधन की कोई बात नहीं हो रही, सकारात्मक प्रोत्साहन की कोई बात नहीं हो रही, और ना ही सीखने का हस्तांतरण की बात हो रही। हमें पता हो रहा है कि अगर ऑप्शन में कहीं पे दिया होता मदद, स्कैफोल्डिंग, मचान, जो भी, तो हम उसके साथ जाते, लेकिन ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। क्या? ZBT है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि इसका मतलब होता है दायरा। क्या होता है? दायरा। कि आप बच्चे को पहले चेक कर रहे हो कि वो कितना पानी में है, मतलब बच्चा कहां तक सीख चुका है, उसका दायरा क्या है, वो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कितना बच्चा सीख चुका है और फिर आप कितना सिखाओगे उसे, कैसे सिखाओगे, है ना? होपफुली आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। ओवर हियर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना, हो सके तो, कोई कहने की बात तो है नहीं। अगर फिर भी आपको सेशन अच्छा लग रहा थोड़ा सा भी, तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपी टेट की कर रहे हो या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हो, तब भी आप हमसे कनेक्ट हो जाइएगा। और जो भी आपको डाउट हो कमेंट करिए साइंस बैकग्राउंड से, तो हम उस डाउट को सॉल्व करने की 100% कोशिश करेंगे जितना मुझे आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, मेरा स्टेटस है, मैं लर्नर, मैं सीखता हूँ और सिखाता हूँ। हम क्लियर? इतनी बात। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सब कुछ आ गया भाई मेरे, समझ रहे हो? मैं अभी जस्ट
मैंने सीटेट को पास आउट किया था दिसंबर में 2000, अभी 2 बार मैं पास कर चुका हूँ। और मैं सच में आपको बता दूं, मैं नया एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं सच में कह रहा हूँ कि मैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से बता रहा हूँ जैसे मैंने फेस किया है अभी, क्योंकि ये पैटर्न एकदम नया है और मैं सारे क्वेश्चन को एकदम बेहतर तरीके से डिस्कस कर रहा हूँ जैसे आते हैं अभी करंट टाइम पे, है ना। चलिए, आपको सही राह मिलनी चाहिए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही राह दे रहा हूँ, आप ये मत समझिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जो सीटेट में आता है मतलब एटलीस्ट आपको उस राह पे लेता चला जाए कि वो क्वेश्चन जो पढ़ाए जा रहे हैं वो आएंगे पेपर में कि नहीं आ रहे हैं। सीटेट में क्या होता है, 98% 90% सिलेबस जो होता है, क्वेश्चन जो होता है रिपीट होता है बार बार। चाहे हिंदी गद्यांश की, देखो हिंदी गद्यांश में जो पैसेज आते हैं या हिंदी पद्यांश में जो स्टैंजा वगैरह आते हैं वो तो रिपीट नहीं होते, मैं उनके लिए भी प्लेलिस्ट दे चुका हूं आपको, हिंदी पेडालॉजी की और हिंदी गद्यांश और पद्यांश की, लेकिन उनका पैटर्न सेम रहता है, वैसे ही पूछे जाएंगे जैसे मैं सिखाता हूं। और जिस तरीके से मतलब सेम पैसेज नहीं मिलेगा, सेम स्टैंजा नहीं मिलेगा, लेकिन पैटर्न सेम मिलेगा आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है कि किसने प्रस्तावित किया कि नए ज्ञान का निर्माण बच्चा जो जानता है और जो वह समर्थन से जानने में सक्षम है के बीच एक क्षेत्र क्या है। अब बताओ ये बात किसने बोली है, यहाँ पे क्या बात बोली जा रही। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किसने प्रस्तावित किया, किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है, चाहे क्या वो लेव वाइगोत्स्की है, क्या वो जीन प्याजे हैं, क्या वो हार्वर्ड गार्डनर है, क्या वो इवान पावलोव है। मतलब यहाँ पे बोला गया कि ज्ञान का निर्माण बच्चा जो जानता है, यानी बच्चे को पहले से जो नॉलेज है या फिर आपके समर्थन से बच्चा जो सीख पा रहा है। मैंने अभी ये क्वेश्चन इसके पहले डिस्कस किया है कि अगर बच्चा कहीं अटक रहा है, आपने उसको मदद कर दिया है, आपको उसको समर्थन कर दिया है, तो वहां पे क्या है और वो बच्चा सक्षम है, मतलब इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर कोई नॉलेज, पहले से कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई नॉलेज है, और अगर आपके सपोर्ट से बच्चा आगे बढ़ रहा है, आप उसका दायरा चेक कर रहे हो। अब तो बता ही दो आंसर क्या होगा, है कि अगर आपने उसका दायरा चेक किया है तो भी बता पा रहे हो, या फिर उसका स्कैफोल्डिंग करिए, मदद करिए, तो ये किस साइंटिस्ट ने कहा है, बताइए फटाक से। देखो, अगर बात करी जाए मचान की या फिर स्कैफोल्डिंग की बात करी जाए या दायरा चेक करने की, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करी जाए, तो इसके बारे में जीन प्याजे ने कुछ भी बात नहीं, ना तो हार्वर्ड गार्डन। देखो हार्वर्ड जीन प्याजे ने हेरिडिटी को बहुत महत्व दिया, क्लियर इतनी बात। अब आगे हार्वर्ड गार्डनर ने के अकॉर्डिंग चले तो इन्होंने बुद्धि के बारे में बताया, बुद्धि के टाइप्स बताया। इवान पाउली इसका कोई काम नहीं यहाँ पे है। हमारे पास बचे हैं लेव वाइगोत्स्की, यानी हमारे पास ये रचनाकार बचे हुए हैं, कंस्ट्रक्टिविटी बचे हुए हैं, जिन्होंने बताया हुआ है जेडबीटी के बारे में और इसका फोल्डिंग के बारे में कि बच्चा जो है अगर आपके मदद से थोड़ा सीख पा रहा है। और इन्होंने मोर नॉलेजेबल देन अदर के बारे में बताया हुआ है कि अगर आप अधिक जानकार, मतलब मोर नॉलेजेबल देन अदर का मतलब है अधिक जानकार व्यक्ति, जो आपसे ज्यादा जानता है उससे भी आप कुछ सीखते हो, है ना। इन सारी चीजों के बारे में वाइगोत्स्की ने डिस्कस किया है। तो फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे और समझेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखो, अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल दी गई है, पढ़िए फटाक से और बताइए कि आंसर क्या होगा हमारा। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात करी जा रही है। इस क्वेश्चन में चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात है, जहां पे बच्चे एक्टिव हों, बच्चे को प्रायोरिटी देनी है, उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन को पढ़िए। लिखा हुआ है कि एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हुए हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक समूह में जाते हैं, यानी यहाँ पे बोला गया क्लासरूम है जहां पे बच्चे ग्रुपों में बैठे हुए हैं। फिलहाल के लिए तो बात करें कि बच्चों को ग्रुप में नहीं एक साथ बैठाना चाहिए ताकि बच्चे सहयोगात्मक अधिगम कर पाए, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि बच्चों को ग्रुप में बैठाया गया है, लेकिन टीचर क्या कर रहा है, सभी को मौका दे रहा है, बारी बारी से सबके पास जा रहा है और सभी से क्वेश्चनिंग कर रहा है, सभी से मतलब सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है कि बच्चा कहां तक पढ़ चुका है, कहां तक उसको जरूरत है और कहां पर उसको इसका फोल्डिंग की जरूरत है, कहां पर उसको मचान की जरूरत है कि बच्चा कहां तक कर पा रहा है काम, है ना। तो टीचर सभी को बारी बारी से मौका दे रहा है, अवसर दे रहा है, तो मे भी अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कि एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा उन्हें दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से नियंत्रित है। देखो, पुरस्कार की बात करिए और दंड की बात करिए, इसके बारे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो चाहे WHO, दोनों ने मना कर रखा है कि अगर आप बच्चों को मुर्गा मुर्गी बना रहे हैं तो आप पे केस हो सकता है ना। मतलब ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं कि बच्चे को आप पुरस्कार दे रहे हैं या फिर दंड दे रहे हैं, फिर भी दे देते हैं अदर टीचर। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो ये थोड़ा बहुत तो होता है दंड वंड, लेकिन कहते हैं कि बच्चे होते हैं थोड़े शैतान, कभी कभी डांटना पड़ जाता है ना। तो वही बात बोली जा रही है कि पुरस्कार दंड नहीं बोला गया है कि देने के लिए, ये गलत बात है बिल्कुल, तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद, देखो रटना बिल्कुल नहीं, रोट मेमोराइजेशन एकदम गलत है कि आपको बिल्कुल रटाना नहीं है, कॉन्सेप्ट सिखाइए बच्चे को कि क्या मतलब क्या है उस चीज का। रोट मेमोराइजेशन या रोट लर्निंग बिल्कुल गलत, जहां पे दिख जाए काट दो एकदम, है। एक कक्षा जिसमें छात्र को चाहे चाहे करते हैं और शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता रहता है, यानी जो भी करे बच्चा और शिक्षक उसे चुपचाप इग्नोर करे, देखता रहे, ऐसा कभी हो सकता है? तो फिर क्लासरूम में एक्टिव क्यों होगा भाई, है आप किस लिए रखे गए हो,
बच्चे को संभालने के लिए टीचर का काम ही होता है बच्चे को संभालना है। मान लीजिए आप बच्चे को मारोगे नहीं, तोड़ोगे नहीं, समझाओगे नहीं, पढ़ाओगे नहीं, तो ये तो बदतमीज है, इसको तो मुझे नहीं पढ़ाना है। तो फिर आप गए क्यों वहां पे भाई? है अगर आपको यही सुनना है कि बच्चे मुझे प्यार करे, बच्चे मुझे फेवरेट माने, है तो बच्चा अभी इनमेच्योर है, वो भी समझता नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब वो मेच्योर हो जाएगा तो आपकी बातों को समझेगा कि सर ने मुझे क्यों डांटा था, क्यों मारा था। आप सोच रहे होंगे आपकी स्कूलिंग में जब कभी टीचर ने आपको मारा होगा तो आज आपको लगता है यार टीचर ने मुझे मारा था तो उनके लिए कितनी रिस्पेक्ट है ना। आज जो आपको गलत चीजों के लिए बढ़ावा देते हैं कुछ टीचर्स, तो आगे चल के आपको ये लगता है कि जब आप मेच्योर हो जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन टीचर आपके लिए अच्छा था और कौन बुरा था। होता ही नहीं होता, आप तो समझ रहे होंगे यार मेरे, है ना। तो ये तो बात नहीं हो सकती यहाँ पे। तो हमारे पास एक ही सही है कि आप टीचर जो है सभी को समान अवसर दे रहा है, सभी के पास जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलिए और समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 9 पे। बुद्धि है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार क्या क्या है, मतलब बुद्धि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने क्या बताया हुआ है और आप क्या बताओगे। चलिए बुद्धि के बारे में बात करी जाए तो बुद्धि जो है आप बताओ कितने प्रकार की है, क्या है क्या नहीं, बताओ फटाफट। चलिए देखो, अगर बुद्धि की बात करी जाए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, यानी व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन। नकारात्मक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मूल उत्पाद तैयार करने की क्षमता, केवल उत्पाद तैयार करते रहो, हैं। व्यवहार में सकारात्मक, देखो ऑप्शन नंबर डी कितना बढ़िया लिखा हुआ है हमारे सामने कि कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह होता है। बुद्धि जो होती है, आप बताओ जितने भी लोग हैं दुनिया में क्या सभी की बुद्धि एक जैसी है? कोई किसी में अच्छा है, कोई किसी बैकग्राउंड में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा, कोई डांसिंग में अच्छा, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई लिखने में अच्छा है। हर किसी की बुद्धि, कोई सोचने समझने में, कोई कुछ भी तार्किक बुद्धि, यानी हर प्रकार की बुद्धि हर इंसान अलग अलग प्रकार से होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि केवल बुद्धि है तो व्यवहार में सकारात्मक ही परिवर्तन होंगे, नकारात्मक नहीं होंगे क्या है। तो क्या होगा कि कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह होता है बुद्धि, है ना। कई चीजों का हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि है। ऐसा नहीं कह सकते कि सभी का एक आईक्यू लेवल जो है सेम ही होगा। तो हमारे पास क्या है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। अभिकथन और रीजन की यहाँ पे बात बोली गई है। फिर आपके सामने एक अभिकथन दिया गया स्टेटमेंट है और उसका एक रीजन है। फिर आपसे पूछा गया है कि बताओ दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं, क्या है, मतलब किस, बताइए फटाक से कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। देखो अब स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम। मानकीकृत का मतलब है कि आप जितने भी क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं सभी को एक ही डंडे से हाँक रहे हो, सभी को एक ही जैसे पढ़ा रहे हो, सभी को एक ही जैसा एग्जांपल दे रहे हो, एक ही एग्जांपल सारे समझ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा हुआ है तो आपको डिफरेंट टाइप से पढ़ाना है, एक ही उपागम क्यों यूज करोगे भाई? है तो ये तो अपने आप गलत हो गया। शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल गलत है भाई। मानकीकृत नहीं कर सकते आप, गलत बात होगी तो फॉल्स हो गया हमारे पास। कार्ड क्या लिखा हुआ है, शैक्षणिक, क्या लिखा, शैक्षिक प्रणालियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नजरअंदाज करना चाहिए और खारिज कर देना चाहिए। यानी शैक्षिक प्रणालियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों, यहाँ पे क्या बोला गया है। देखो अगर आप पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए शैक्षिक प्रणाली यानी क्लासरूम में कोई डिस्कशन चल रहा है और ऐसे में जो बच्चे अपना जो मत पेश कर रहे हैं, जो अपनी बात कर रहे हैं, उसको आप नजरअंदाज कर देंगे, उसको आप इग्नोर कर देंगे। भाई आपको क्या करना है, जो बच्चा सही कह रहा है कई हदों तक उसके कॉन्सेप्ट को सुनिए, है ना। उसके हो सकता है वो भी सही कह रहा हो। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि सर आप ऐसे बता रहे हो, क्या ऐसे नहीं हो सकता है? तो आपको क्या करना है, उसकी बात को सुनना है, उसकी बात को इग्नोर क्यों करोगे? तो दोनों बातें गलत हो गई यार मेरे, है ना। ए एंड आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए हम जाएंगे डी के साथ में। ये बड़े क्रिएटिव ऑप्शन होते हैं और बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, एक ही बार में आपको पढ़ के समझ में आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। देखो अब यहाँ पे क्या बात बोल दी गई, लड़का और लड़की की। ये तो बात सुन लीजिए यार मेरी, अच्छी बात है आपके लिए, है ना। देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, लड़कियों को भाषाई और कला देने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी लड़कियां हैं उनको भाषाएं और कला लेने के लिए कहना कि आप ड्राइंग अच्छा बनाती हैं, आप लड़की हैं आप ड्राइंग बहुत अच्छी बनाती हैं, लड़का तो ड्राइंग बनाता नहीं भाई, है। और उन्हें गणित और विज्ञान लेने के लिए हतोत्साहित करना। इससे किसका उदाहरण है, यहाँ पे किसकी बात बोल दी गई है कि लड़कियां हैं, बात बोली जा रही है कि तुम लड़की हो तो तुम गणित और तुम्हारे अंदर विज्ञान वगैरह सीखने की कला नहीं है, तुम्हारे अंदर इस चीज के सीखने की क्षमता नहीं है, तुम तो लड़की हो तुम आर्ट पढ़ो, या तो तुम लड़की हो तुम खाना बनाओ, तुम बाहर जॉब नहीं कर सकती, या तो तुम लड़का हो तुम घर में झाड़ू नहीं लगा सकते हैं, या लड़का हो तो रोटी नहीं बना सकते, लड़का हो तो खाना नहीं कर सकते। ये सब क्या है, ये सामाजिक रूढ़िवादिताएं हैं। क्या है, सामाजिक रूढ़िवादिताएं हैं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। क्या है, ये समाज ने बनाई हुई है, ऐसा ऊपर से कुछ भी नहीं आया कि लड़का जो है बाहर काम करेगा लड़की घर में काम करेगी। हालांकि अब एजुकेटेड लोगों ने क्या किया है, अब इन चीजों को लचीलापन आ रहा है, इन चीजों को खत्म किया जा रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता
लड़का ही कमाना जाएगा या लड़की ही घर में काम करेगी, है ना। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, जेंडर रूढ़िवादिताएं हैं। लिंग समानता क्यों है? अगर समानता की बात करी जाती है यहाँ पे तो दोनों को बराबर बराबर हक दिया जाता है कि लड़का भी है लड़की भी, दोनों गणित सीख सकते हैं, है ना। समानता की कोई बात नहीं करी गई, स्थिरता की कोई बात यहाँ पे करी गई कि भाई लड़का ये काम करता है लड़की ये काम करती है। देखो रूढ़िवादिता का मतलब क्या है कि जो हमारे समाज में बहुत दिनों से चली आ रही है प्रथा, है ना, कि लड़के ही बाहर काम करेंगे लड़कियां घर में काम करेंगी, ये प्रथाएं रूढ़िवादिताएं हैं, है ना। लिंग भेदभाव है या लिंग सशक्तिकरण है, ये है लिंग भेदभाव। क्या है? अगर यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग या रूढ़िबद्धता दिया होता तो हम उसके साथ जाते, लेकिन यहाँ पे जाएंगे हम लिंग भेदभाव के साथ में कि आप जो है क्या कर रहे हो, लिंग भेदभाव कर रहे हो कि लड़का ये काम करेगा और लड़की ये काम करेगी। देखो अब जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की बात आ गई तो एक बात बता दूं आपको कि अगर आपके सामने जेंडर लिखा हुआ है, अगर आपके सामने जेंडर लिखा हुआ है और अगर आपके सामने सेक्स लिखा हुआ है, देखो लिंग लिखा हुआ है मतलब, तो आपसे बोला जाएगा ये कैसी संरचना है। तो अगर जेंडर की बात करी जाए कि जेंडर की बात है तो ये होता है सामाजिक। कैसा होता है? सामाजिक होता है कि जेंडर जो है ये समाज ने बनाया हुआ है कि लड़का ये काम करेगा लड़की ये काम करेगी, है ना। कि मतलब जितने भी रूढ़िवादिताएं फैली पड़ी हैं ये सब समाज ने बनाई है। लेकिन अगर सेक्स की बात करी जाए कि लड़का है या लड़की है, हेरिडिटी है उसकी, तो क्या है वो, क्या होगा वो बायोलॉजिकल होता है। कैसा होता है? बायोलॉजिकल होता है वो। क्लियर इतनी बात? ये बात, ये क्वेश्चन कई बार हर बार ही रिपीट होता है कि जेंडर और लिंग में आपसे सब बात पूछी जाएगी कि कौन क्या है, यानी तो जेंडर लिख के आ जाएगा तो आप बोलोगे सामाजिक, और सेक्स या लिंग लिख के आए तो आप बोलोगे बायोलॉजिकल होता है। क्लियर है बात? कभी कभी दोनों देखो जेंडर को भी लिंग बोल देते हैं और सेक्स को भी लिंग बोल देते हैं। तो एक बार अपनी नजर जो है इंग्लिश वाले पोर्शन पे डाल लेना, क्योंकि इंग्लिश में ही साथ में क्वेश्चन लिखा होता है ना। तो हमारे पास सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ेंगे और देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 12 को, फटाक से कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बात बोली जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है। तो यहाँ पे हमसे बात बोली गई है भाषा की और विचार की, यानी लैंग्वेज और थॉट की बात करी जा रही है कि कैसे हैं, क्या साथ साथ चलते हैं, क्या इंटरकनेक्टेड है, द्विदिशात्मक है, संज्ञानात्मक, क्या है ये है। देखो यहाँ पे बात बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही है, वो भी सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग है। तो देखो आपको बता दूं कि शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे तो भाषा और विचार साथ में चलते हैं एक साथ, लेकिन बाद में क्या होते हैं ये अलग अलग पैरेलल यानी अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं, है ना। मतलब शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत की अवस्थाओं में क्या होता है ये साथ साथ चलते हैं, लेकिन बाद में ये सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग चलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है। कैसा है? द्विदिशात्मक है। क्लियर इतनी बात? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की कुछ भी गलत हो नहीं सकता। फिर भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, 100% नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट आएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो प्लान होगा और उस क्वेश्चन को भी हम डाल देंगे। चलिए आपके नाम को भी बोल देंगे कि आपने क्या बात बोली थी और किसने बोली थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 को बताइएगा फटाक से कमेंट करके कि इसका आंसर हमारा क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करी जाए, सीखने के मूल्यांकन के बजाय सीखने के लिए मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें शामिल करना महत्वपूर्ण है। क्या शामिल करना महत्वपूर्ण? अगर आप सिखाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो, सीखने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो, तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है बताइए। देखो अगर सीखने के लिए बात करी जाए, सीखने के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करना, तो देखो स्व मूल्यांकन अपने आप में पॉजिटिव बात है कि अपना फीडबैक आप खुद से कभी कभी लेते हैं कि मैं कितना अच्छा कर पा रहा हूं या कितना अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, मतलब अपने आप को भी जज करता है इंसान। भाई प्राइवेट स्पीच के बारे में आपने सुना होगा, प्राइवेट स्पीच का मतलब है कि जब आप खुद से बातें करते हो तो आप अपनी एक डायरेक्शन लेते हो कि हम सही राह में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, सोचते हो कई दिशाओं में, तो आपको एक बात पता चल जाती है हाँ यार हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, है ना। तो ये तो अपने आप में पॉजिटिव बात है। सहकर्मी आकलन तो अपने आप में बढ़िया है कि अगर क्लासरूम है या कहीं आप डिस्कस कर रहे हो, आपस में कोलैबोरेटिव लर्निंग कर रहे हो, अपने दोस्तों यारों से पूछ रहे हो कि यार मैं सही हूँ या कि नहीं सही हूँ, वो कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर रहे हैं, आप सॉल्व करो तो बेहतर आंसर तक आप पहुंच सकते हो ना। तो ये भी ठीक है। मात्रात्मक क्वालिटेटिव की बात करिए तो मात्रात्मक प्रतिक्रिया का मतलब भी है आप कहां तक अपने आप को जज कर पाते हो कि मैंने कितना सीख लिया है या कितना मुझे सीखना है ना। तो ये भी पॉजिटिव है। मापदंडों पर भी तुलना नहीं करनी आपको, कंपैरिजन नहीं करना आपको बिल्कुल भी, है ना। तो ये गलत बात हो गई। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राइट आंसर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ओवरऑल आज कुछ 13 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, सारे क्वेश्चन होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। जहां पर भी आपको दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट करिएगा, वैसे भी हम आपके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। फिलहाल के लिए इतने वीडियो मैंने दे दिए हैं कि आपका सीटेट आसानी से क्लियर हो जाए। सीडीपी हो और चाहे हिंदी हो, इसको मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से, यानी सीडीपी को बहुत बेहतर तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक फिनिश किया है और इस पूरी प्लेलिस्ट में हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं कंटिन्यू, है ना।
और इससे पहले जो हिंदी पेडोलॉजी है उसमें गद्यांश, पद्यांश, साइंस पेडोलॉजी को, मैथ्स पेडोलॉजी को टोटल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ प्लेलिस्ट के माध्यम से। चैनल पे क्लिक करिएगा और आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे लाइन सीरीज बाय सीरीज, है ना। सीजन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक से कर देना। और आउट ऑफ 13 आपने कितने सही किए वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। आउट ऑफ 13 आपने कितने सही किए वो बता के जाइएगा। होपफुली क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।